हेलो दोस्तों, मैं चंदन आप सबका करता हूं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुंज में। दोस्तों, आज हम संविधान को पढ़ते हैं, संविधान पॉलिटी को पढ़ते हैं। भारत में संविधान निर्माण करने का श्रेय अंग्रेजों यानी कंपनियों का ही है। भारत में संविधान का निर्माण 1757 में कंपनी द्वारा प्लासी के युद्ध में विजय और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद विजय के बाद कंपनियों का पूरे भारत पे एक तरह से अधिकार हो गया था, यानी कि अधिकार हो गया और कंपनी अपने अपने कुछ नियम कानून बनाने लगे ताकि इस देश पे कैसे राज्य किया जा सकता है। तो उसी एक्ट के तहत, उसी के तरह कंपनी के नियम के तहत बहुत से एक्ट और बहुत से चार्टर अधिनियम बनाए गए। तो आइए हम देखते हैं। कंपनी का सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 ईस्वी में बना। इसमें इस एक्ट का नियम था कि महत्वपूर्ण चीजें थे कि इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इसके तहत सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। वहीं मुंबई, बंबई और मद्रास के गवर्नर को कलकत्ता के यानी कि बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। वहीं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। वहीं 3 और न्यायाधीश लिमेंस्टर, चैम्बर्स और हाइट थे। आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। उसके बाद 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू हुआ, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ खामियां रह गई थी। उसी के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू हुआ। इसमें नियम था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने के लिए अधिकार दिया गया। गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कलकत्ता के सरकार को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। वहीं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें दो बोर्ड बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यावहारिक मामलों को देखता था, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों को देखता था। वहीं 1793 में चार्टर अधिनियम पास हुआ, जिसमें मुख्य रूप से दिया गया कि बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन जो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 चार्टर अधिनियम में कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए और आगे टाइम बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों के लिए और समय दिया गया। वहीं और उसके बाद एक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी इंग्लैंड या कहीं का भी भारत के साथ व्यापार कर सकता है। वहीं चाय के व्यापार पर चीन और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर एक अधिकार उसका बना रहा कंपनी का। और एक बात इसमें और था कि 1813 के पहले भारत में ईसाई पादरियों को प्रचार करने के लिए मनाही था, लेकिन 1813 के बाद से ईसाई पादरियों को भारत आने का आज्ञा दिया गया। अब देखते हैं 1883 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को 1833 में नियम बनाया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। और इसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बनाए गए। दोस्तों, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। वहीं 1834 में प्रथम विधि आयोग बनाया गया, जो कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। वहीं 1833 चार्टर अधिनियम में कंपनी का व्यापार के मामले में एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी केवल अब व्यापार नहीं करेगी, बल्कि कंपनी अब यहाँ पर राज्य शासन व्यवस्था देखेगी और व्यापार जो है कोई भी आकर के कोई भी नागरिक कर सकता है। वहीं 1853 का चार्टर अधिनियम
जिसमें जिसमें कंपनी के अधीन कर्मचारियों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की गई। उसके बाद हम देखते हैं 1853 के बाद हम देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, और उसके पहले 1857 की विद्रोह हो चुका था, 1857 का विद्रोह हो चुका था, इसलिए वहां 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जिसमें भारत का अधिकार जो है सीधे कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। वहीं भारत में एक भारत परिषद का 15 सदस्यीय टीम बनाया गया, जिसमें 8 जो ब्रिटिश सरकार के होते थे, वहीं 7 कंपनी के अधीन होते थे। वहीं भारत राज्य सचिव का एक निर्माण किया गया, पद को निर्माण किया, जो सीधे भारत के संसद के प्रति भारत के एक राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, जो कि सीधे इंग्लैंड के सांसद के प्रति जिम्मेवार होता था। वहीं 1858 में भारत शासन अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया। यानी कि अब क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। वहीं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह कैनिंग था। और यही क्वेश्चन एक और पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग था। यानी कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग था, और प्रथम वायसराय भी कैनिंग ही था। उसके बाद 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया, जिसमें गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार गवर्नर को दिया गया, जो कि अध्यादेश की सीमा 6 महीने की होती थी। वहीं कानून बनाने में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। अधिनियम 1876 के अधिनियम के तहत 1884 ईस्वी में कंपनी को भंग कर दिया गया। यानी कंपनी अब कोई भी अपना काम धाम यहाँ नहीं करेगी, यानी कंपनी को भंग कर दिया गया। वहीं 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया। वहीं अब देखते हैं 1892 भारत परिषद का अधिनियम, इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। वहीं 1909 आप लोग के लिए हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले मिंटो अधिनियम कब हुआ, तो 1909 में यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम के जानते हैं मार्ले मिंटो के द्वारा जानते हैं, क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे, वहीं मिंटो जो थे वे भारतीय गवर्नर थे। वहीं 1909 के तहत मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी मुस्लिम प्रत्याशी को केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। उसी के द्वारा सांप्रदायिक चुनाव के जनक लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक चुनाव के जनक कहा गया है। वहीं 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो कि प्रथम भारतीय थे जो वायसराय के परिषद में भारतीय सदस्य बनाए गए, प्रथम भारतीय जो वायसराय के परिषद में चयनित किए गए, जो विधि सदस्य बनाए गए थे। 1919 भारत शासन अधिनियम जो कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसमें द्विसदनात्मक विधायिका लागू किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक यानी कि राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद यानी कि अभी जैसे है राज्यसभा एंड लोकसभा, उसी तरह राज्य परिषद एक राज्य परिषद बनाया गया और दूसरा केंद्रीय विधानसभा बनाया गया। राज्य परिषद का समय काल 5 साल होता था, वही केंद्रीय विधानसभा का समय काल 3 साल होता है। वहीं प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। वहीं 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठन किया गया, जो कि ली आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ली आयोग अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए। वहीं
सांप्रदायिकता को और बढ़ाया गया, यानी कि पहले जो 1909 में जो केवल मुस्लिमों के लिए पृथक था, वहीं अब सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, वहीं अंगल भारतीयों के लिए, यूरोपीय के लिए पृथक चुनाव सिस्टम लागू किया गया। वहीं 1919 ईस्वी में 1919 भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रथम बार दिया गया। अब देखते हैं 1935 भारत शासन अधिनियम। 1935 भारत शासन अधिनियम जो कि आप जानते हैं कि अभी भी हमारा जो संविधान है उसमें दो तिहाई 1935 के शासन अधिनियम से ही लिया गया है। 1935 भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई, परिसंघ सूचियां, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, जो कि अभी भी चलता है। यानी अभी हमारे देश में केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया। यानी कि केंद्र की सूची यानी परिसंघ सूची पे केवल केंद्रीय अधिकार होगा, वहीं प्रांत की सूची पे राज्यों द्वारा बनाया जाता है, वहीं समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाए जाते हैं। इसके तहत 1935 अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। वहीं इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में किया गया। वहीं 1935 अधिनियम के तहत पहले जो कि मताधिकार का केवल वही प्रयोग करते थे, यानी कि उस समय राजा महाराजा या जाने माने लोग करते थे, लेकिन वही उसका जनसंख्या को यानी कि 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दिया गया उस समय। अब 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हम लोग यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ। 4 जुलाई 1947 को प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश संसद में, जो कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव कब रखा गया, तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। वहीं प्रस्तावित लागू 12 जुलाई को स्वीकृत कर लिया गया था। इसके तहत 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बनेंगे। वहीं सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर सभी क्षेत्र भारत के अधीन कर दिए गए, यानी कि भारत में शामिल किए गए। वहीं सबसे पहले असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह से वह पाकिस्तान को चुना, और वह पाकिस्तान में, यानी कि अभी के पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं। दोस्तों हम देखते हैं संविधान बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। संविधान की प्रक्रिया सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में संविधान बनाने की मांग तिलक के द्वारा 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में किया गया था, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। वहीं गांधी जी के द्वारा 1922 में हरिजन पत्रिका में गांधी जी ने लिखा कि भारत का संविधान भारत के नागरिकों द्वारा बनना चाहिए। वहीं किसी दल के द्वारा 1924 में सर्वप्रथम स्वराज दल के द्वारा संविधान की मांग की गई थी। वहीं कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में 1927 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वहीं ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को उसने माना था। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग को माना था अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 ईस्वी में आया था, और उसके बाद संविधान सभा के गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ, जो कि 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य कौन कौन थे, तो स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर।
वही भारत में कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा में 389 व्यक्तियों का चुनाव हुआ। संविधान सभा में 389 व्यक्तियों का चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिटिश भारत से 296 व्यक्ति जो कि चुन करके प्रत्येक चुनाव के बाद आए थे, यानी कि उसमें ब्रिटिश प्रांत से 292 और ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 सदस्य आए थे। कांग्रेस ने 1946 इसके लिए संविधान सभा के सदस्यों के लिए 1946 में आम चुनाव हुआ, जिसके बाद संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा 208 सीट जीते गए थे। वहीं लीग द्वारा यानी कि मुस्लिम लीग द्वारा 73 सीट जीता गया था, और जो भी सीट थे वे या तो अन्य पार्टियों द्वारा जीते गए थे। वहीं टोटल 389 में से जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए। 90 सदस्य पाकिस्तान में चले गए, जिससे 389 में से 90 यानी कि 299 ही बच गए थे। संविधान सभा के बनाने के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में रखा गया था, जिसमें आम चर्चा हुई और एक दूसरे से जान पहचान किया गया। ऐसे भी देखते हैं जब भी कहीं हम लोग बैठक करते हैं तो सब प्रथम पहले जान पहचान होता है, और उसी में से कोई ज़्यादा एज के जो ज़्यादा उम्रदराज होते हैं उन्हीं को बैठक की अध्यक्षता के लिए चुनाव करता है। तो उसी में प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। वहीं दूसरा बैठक 11 दिसंबर को किया गया, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वहीं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और तीसरे बैठक 13 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू द्वारा बैठक का उद्देश्य प्रस्तुत किया गया, जो कि सर्वसम्मति से उद्देश्य को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। इस उद्देश्य के द्वारा संविधान सभा के परामर्शदाता VN राव थे 29 सदस्य। वहीं VN राव द्वारा संविधान के प्रथम प्रारूप प्रस्तुत किए गए, जिसके लिए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति गठन किया गया। प्रथम प्रारूप पे निर्णय लेने के लिए, विचार करने के लिए प्रथम प्रारूप समिति गठन किया, जिसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। दोस्तों, क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर जी थे। वहीं प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। वहीं छोटे बड़े समितियों को मिलाकर कुल 23 समिति बनाई गई थी, जिसमें संघीय संविधान के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं प्रक्रिया, वार्ता और संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। वहीं कार्य संचालन KM मुंशी के द्वारा किया गया। यानी टोटल 23 समितियां थी। प्रथम प्रारूप समिति द्वारा प्रथम प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। अब इस प्रारूप पे विचार करने के लिए 3 बैठकें बुलाई जाती है, यानी 3 बैठक होता है, और तीनों बैठक में वाचन होता है। 3 वाचन होता है, जिसमें एक दूसरे आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया जाता है कि कौन सा नियम कानून लागू किया जाए, कौन सा नियम छाड़ा जाए, कौन सा नियम रखा जाए। उस तरह प्रथम वाचन जो कि जिसमें आम चर्चा हुई, प्रथम वाचन में आम चर्चा हुई, जो कि 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला। यानी प्रथम वाचन जिसमें आम चर्चा हुआ उसमें वो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। वहीं
दूसरा वाचन जो कि 15 नवंबर 1948 15 नवंबर 1948 से 17 वहीं दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 नवंबर नहीं दोस्तों, 17 अक्टूबर। वहीं दूसरा वाचन दोस्तों, प्रथम वाचन जिसमें आम चर्चा हुई जो कि 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चलाई गई थी। वहीं दूसरा वाचन जो कि 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरे वाचन में विस्तृत चर्चा हुई, जितना भी प्रारूप समिति में नियम कानून थे इसमें विस्तृत चर्चा हुई। उसके बाद तीसरा वाचन जो कि 19 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला, यानी कि संविधान के लास्ट दिन 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पूर्ण हुआ। और कुछ नियम जो कि मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, ऐसे नियम, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नागरिकता, ऐसे नियम कुछ उसी दिन लागू कर दिए गए। जबकि पूर्ण रूप से संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अल्पकालिक रूप से संविधान को कब लागू किया गया, तो वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को था। जबकि वहीं पूछा जाता है पूर्ण रूप से संविधान को कब लागू किया गया है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वहीं संविधान बन जाने के बाद राजेंद्र प्रसाद सहित 284 सहित राजेंद्र प्रसाद को मिला करके और 284 सदस्यों ने उस पर सिग्नेचर किया। जबकि पूरे संविधान सभा में 299 थे, जबकि संविधान बनते बनते कुछ सदस्यों की मृत्यु हो जाती है और बचे 284 सदस्य। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगता है। वहीं संविधान बनाने में कुल खर्च 63,96,729 रुपए का खर्च आता है। दोस्तों हमने पढ़ा संविधान की प्रक्रिया, जिसमें संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू से संविधान लास्ट तक बनाया गया, हम देख लिए। दोस्तों संविधान निर्माण के बाद मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वहीं जबकि अभी वर्तमान में देखा जाए तो करीब 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। तो देखते हैं संविधान बनने के बाद अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे उस समय, वहीं 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थे। लेकिन ये मूल संविधान में, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 450 अनुच्छेद, वहीं 22 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। 450 अनुच्छेद, यानी कि मूल तो 395 ही है, लेकिन उसी में क ख ग कर करके और भी मतलब जोड़ दिए गए हैं। संविधान बनने के बाद आप लोग जानते ही हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण के बाद 15 आर्टिकल नागरिकता और अधिकार जो कि उसी दिन लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही, यानी कि 15 आर्टिकल, करीब 15 आर्टिकल जो कि उसी दिन लागू हो गए थे। और जितने भी आर्टिकल थे वो सब 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए। आप लोग जानते ही हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्यों संविधान को लागू किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गया था। जबकि वहीं हम लोग आज़ादी के पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हम लोग स्वाधीनता दिवस है 26 जनवरी को, हर साल 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। इसलिए उस दिन को याद रखते हुए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। वहीं हम देखते हैं अंतिम बैठक है 26 जनवरी 1950 को। संपूर्ण संविधान लागू होने से पहले 24 जनवरी को अंतिम संविधान सभा का अंतिम बैठक किया गया। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया।
वहीं अगले अगले इलेक्शन तक यानी स्वतंत्रता बाद इलेक्शन होने तक है जितना भी अनुसंविधान सभा द्वारा और भी कार्य किए गए, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अंगीकृत किया। वहीं 24 जनवरी 1950 को आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा लागू किया गया और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को लिया गया था। वहीं आप लोग एक और काम कीजिएगा दोस्तों कि जितने भी 1946 मंत्रिमंडल में 1946 में जो मंत्रिमंडल आज़ादी के पहले बना था उसमें आप लोग रेलवे मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या जो भी मंत्री थे उन लोगों को आप लोग देख लीजिएगा। और आज़ादी के बाद प्रथम जो कि 51 बने थे मंत्री, उन लोगों को भी आप लोग देख लीजिएगा कि उससे भी हमेशा एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आप लोग देखें संविधान का जो प्रस्तावना था, संविधान का प्रस्तावना संविधान की कुंजी कहा जाता था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अब हम देखते हैं हमारा संविधान जो कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से ही दो तिहाई हिस्सा जस के तस या फिर थोड़ा सा इधर उधर करके हेर बदल करके लिया गया है, यानी और देशों से लिया गया, जैसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान में प्रस्तावना को लिया गया है, मौलिक अधिकार को लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन को लिया गया है, संविधान सर्वोच्चता को लिया गया है, यानी संविधान सर्वोच्च है। ये और भी लिया गया है, लेकिन मुख्य बातों को हम बता रहे हैं। उसी तरह ब्रिटेन से हम जानते हैं कि हमारे देश में ब्रिटेन का हुकूमत था, इसलिए ब्रिटेन से संसदनात्मक प्रणाली लिया गया है। वहीं एकल नागरिकता लिया गया है। वहीं आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा ये सब कि आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची लिया गया है। वहीं जर्मनी से आपातकाल के समय में राष्ट्रपति का क्या अधिकार होता है और सब लिया गया है। वहीं कनाडा से संघात्मक विशेषताएं, राज्यपाल की नियुक्ति। वहीं दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। वहीं जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। वहीं फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समता बंधुता लिया गया है। दोस्तों 12 अनुसूचियां, सोचिए कितना 12 अनुसूची है जो कि मूल संविधान में 800 अनुसूची थी, जो कि अब 12 अनुसूची हो गए हैं। अनुसूची वन प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों के बारे में बताया गया है कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो कि प्रथम अनुसूची में दिया गया है। वहीं दूसरे अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट या फिर ये लोग का वेतन और भत्ते पेंशन के बारे में बताया गया है। वहीं तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, यानी कि मंत्रीगण जब शपथ लेते हैं या और अधिकारी, उसके बारे में बताया गया है। वहीं चौथे अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधि को बताया गया है, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से जो राज्यसभा में अपने अपने प्रतिनिधि भेजे जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। वहीं अनुसूची 5वां में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है दोस्तों। वहीं 6ठा अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन व्यवस्था को, जनजातीय प्रशासन को बताया गया है। जनजातीय क्षेत्र के असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। वहीं 7वां में केंद्र राज्य के संबंध के बारे में बताया गया है। वहीं इसी में सूचियों के बारे में बताया गया है। 3 सूची होते हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची में जो कि संविधान निर्माण के समय संघ सूची में 97 थे, वहीं अभी वर्तमान में 100 हो गए हैं। वहीं राज्य सूची में जो कि उस समय मूल संविधान में 66 ही थे, अब वर्तमान में 61 हो गए हैं। वहीं समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 थे, जो वर्तमान में 52 हो गए हैं। केंद्र सूची केंद्र द्वारा तैयार किए, माने केंद्र द्वारा नियम बनाए जाते हैं
और राज्य सूची राज्य द्वारा नियम बनाए जाते हैं। वहीं समवर्ती सूची में दोनों राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं। और यदि एक ही विषय पे राज्य और केंद्र दोनों विषय बना रहे हैं, एक ही मुद्दे पर राज्य और केंद्र दोनों बना रहे हैं समवर्ती सूची में, तो केंद्र वाला लागू होता है। वहीं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दिया गया है, जो कि मूल संविधान में 14 भाषा उस समय था, लेकिन अभी भारत में 22 भाषाओं को लिस्टेड किया गया है। वहीं अनुसूची 9 में 1951 में प्रथम संशोधन के समय 1951 में प्रथम संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिग्रहण को राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण को इसमें बारे में बताया गया है। वहीं 10वीं अनुसूची जो कि 52वें संशोधन 1983 में हुआ था, वह दल बदल के द्वारा है। दल बदल यानी कि नेता लोगों को जब दल बदल यानी फट से दल इधर से उधर बदल लेते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। वहीं 11वीं अनुसूची यानी कि 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायती राज को इसमें लागू किया गया है। वहीं 12वें अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा शहरी निकाय यानी शहर में जो नगर परिषद वगैरह होते हैं, नगर परिषद नगर पालिका, उसके बारे में बताया गया है। दोस्तों तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कम से कम राज्य सूची के बारे में रखें। वहीं 22 भाषाओं को, वहीं 52वें संशोधन द्वारा दल बदल को दिया गया था, वो भी याद रखें। 73वें पंचायती राज और 12वें शहरी निकाय को याद रखें। ये सब आप लोगों के लिए हम लाए हैं, आप लोग इसे ठीक से पढ़ें और इस पर ध्यान दें। दोस्तों अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल विद्यापुंज एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।